नमस्कार, मैं सतपाल चौबयाल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएनएस के चैप्टर 6 के टॉपिक किडनैपिंग और एब्डक्शन सेक्शन 137 टू 140 बीएनएस इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किडनैपिंग सेक्शन 137 बीएनएस व्यापहरण धारा 137 बीएनएस सबसेक्शन 1 किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि ये जो व्यापहरण है ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो भारत से बाहर व्यापहरण करना और एक लॉफुल गार्डियनशिप से व्यापहरण करना, अर्थात किसी को भारत से बाहर ले जाना या उसका जो लॉफुल गार्डियनशिप है वहां से उस व्यक्ति को ले जाना। Whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India। पॉइंट ए में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना या उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है तो उसे उस व्यक्ति को भारत से अपहरण करना कहा जाएगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी को उसकी सहमति के बिना या जो उसके गार्डियन है जो कि सहमति देने के लिए अथॉराइज्ड है उनकी सहमति के बिना भारत से बाहर ले जाता है किसी अन्य देश में, तो कहा जाएगा कि उसने उस व्यक्ति का भारत से बाहर व्यापहरण किया है। B. Whoever takes or entices any child or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such child or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such child or person from lawful guardianship। तो बी जो पॉइंट है इसमें क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी बच्चे को या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को उसका जो कानूनी अभिभावक है, वैध रूप से जो उसका अभिभावक है, उसकी सहमति के बिना उसकी देख रेख से ले जाता है या फिर वह लाभ फुसलाकर ले जाता है, तो ये विधिपूर्ण संरक्षिता से उस बच्चे या व्यक्ति का व्यापहरण करना होगा। Explanation: The word lawful guardian in this clause includes any person lawfully entrusted with the care or custody of such child or other person। तो स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि ये जो क्लॉज है इसमें वैध अभिभावक शब्द में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे कानूनी रूप से ऐसे बच्चे या अन्य व्यक्ति की देखभाल या अभिरक्षा सौंपी गई हो। ये जो गार्डियन है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो लीगल गार्डियन और दूसरा नेचुरल गार्डियन। जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो उसके नेचुरल गार्डियन होते हैं, परंतु अगर मान लीजिए कोई बच्चा अनाथ है और कानून द्वारा उसका किसी व्यक्ति को गार्डियन अपॉइंट किया है तो उसे लीगल गार्डियन बोलेंगे। या कोई अनाथ आश्रम में बच्चे पल रहे हैं तो उस अनाथ आश्रम का जो हेड होगा उसको उन बच्चों का लीगल गार्डियन माना जाता है। Exception: This clause does not extend to the act of any person who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose। तो अब बाद में क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अवैध बच्चे का पिता है और वो सद्भावना पूर्वक उस बच्चे को ले जाता है तो इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। या कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक ऐसे बच्चे की वैध अभिरक्षा का हकदार मानता है स्वयं को और वह फिर उस बच्चे को ले जाता है तो उसका ये कार्य भी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। परंतु इसमें ये इन्होंने कंडीशन लगा दी है कि वो जो उस बच्चे को ले जा रहे हैं उनका उद्देश्य ऐसा ना हो कि कोई अनैतिक या गैर कानूनी कार्य करना हो। Subsection 2 Whoever kidnaps any person from India or lawful guardianship shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी भारत से या विधि पूर्व संरक्षण से किसी व्यक्ति का अपहरण करेगा
तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। एब्डक्शन सेक्शन 138 BNS, अपहरण धारा 138 BNS। Whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। तो धारा 138 BNS जो है इसमें अपहरण की परिभाषा दे रखी है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो कोई भी बलपूर्वक या छलपूर्ण साधनों द्वारा किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए विवश करेगा तो कहा जाएगा कि उसने उस व्यक्ति का अपहरण किया है। डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। अब ये जो व्यापहरण है और अपहरण है इसमें अंतर क्या है इसको समझते हैं पहले। तो किडनैपिंग जैसे व्यापहरण 137 BNS में डिफाइन किया गया है और एब्डक्शन अपहरण इसको 138 BNS में डिफाइन किया गया है। The offense of kidnapping from lawful guardianship is committed only in respect of minor under age of 18 years or a person of unsound mind। तो जो ये व्यापहरण है इसमें अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख में है तो मात्र जो अगर वो 18 साल से कम आयु का है या फिर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसी का व्यापहरण किया जा सकता है। अर्थात व्यापहरण का अपराध किसके संदर्भ में हो सकता है, जो कि 18 साल से कम आयु का हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। Abduction may be committed in respect of a person of any age। और ये जो अपहरण है ये किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है। Person kidnapped is removed out of lawful guardianship, therefore child without guardian cannot be kidnapped। तो व्यापहरण के अपराध में क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो किसी विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख में होता है, वहां से उसे ले जाया जाता है। इसलिए अगर कोई बच्चा किसी संरक्षक की देखरेख में नहीं है तो उसका व्यापहरण नहीं हो सकता है। द पर्सन एब्डक्टेड नीड नॉट टू बी इन द कीपिंग ऑफ एनीबॉडी। और जिस व्यक्ति का अपहरण हो रहा है ये जरूरी नहीं है वो किसी की देखरेख में हो, अर्थात उसका कोई संरक्षक हो। सिंपल टेकिंग और एंटाइसिंग अवे ऑफ ए माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट्स किडनैपिंग। तो व्यापहरण के अपराध में क्या है कि केवल किसी बच्चे को या किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को ले जाना ही अपने आप में अपहरण का अपराध बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को या किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को चॉकलेट दिलाने का बहाना किया और उसको अपने साथ वो ले गया, तो इतना करने में ही ये जो है व्यापहरण का अपराध बन जाएगा। इन एब्डक्शन मीन्स यूज्ड आर मटेरियल एंड देयरफॉर फोर्स कंपल्शन और डिसीटफुल मीन्स मस्ट हैव बीन यूज्ड। लेकिन जो ये अपहरण का अपराध है इसमें जो साधन उपयोग किए जाते हैं उनका महत्व रहता है, इसलिए इसमें बल प्रयोग या दबाव या किसी प्रकार के छलपूर्ण साधनों का उपयोग करना आवश्यक होता है। In kidnapping, consent of the person taken or enticed is immaterial because they are not competent to signify a valid consent। ये जो व्यापहरण का अपराध है इसमें जिस व्यक्ति का व्यापहरण किया जाता है उस व्यक्ति की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है चाहे वो बच्चा है चाहे वो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है उसकी सहमति का कोई अर्थ इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो सहमति देने के लिए अधिकृत नहीं होता है। अर्थात बच्चे या पागल व्यक्ति की सहमति नहीं मानी जाती है। इन एब्डक्शन कंसेंट ऑफ ए पर्सन मूव्ड इफ फ्रीली एंड वॉलंटरली गिवन कंडोन्स द ऑफेंस। परंतु जो अपहरण का अपराध है, अब मान लो इसमें अगर 18 साल से अधिक आयु का व्यक्ति है और स्वयं अपनी सहमति देता है, सहमति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ चला जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनता है। इन किडनैपिंग द इंटेंट ऑफ द किडनैपर इज ए होली इररिलेवेंट कंसीलिएशन। ये जो व्यापहरण का अपराध है उसमें जो व्यापहरण करने वाला अपराधी है उसकी नीयत का कोई महत्व नहीं होता है कि उसने किस नीयत से उस बच्चे का या उस मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का व्यापहरण किया है, इसमें नीयत मायने नहीं रखती है।
In abduction, intent of the offender is an important factor to constitute the offense because abduction by itself is not an offense unless committed with certain intent as specified in section 138 और onwards. परंतु ये जो अपहरण का अपराध है, इसमें जो अपराधी व्यक्ति है उसकी नीयत का विशेष महत्व रहता है, क्योंकि अपहरण का अपराध जो है स्वयं में एक स्वतंत्र अपराध नहीं है। जब तक कि ये जो धारा 138 या उससे आगे वाली जो धाराएं हैं उनमें जो बातें बताई गई हैं उनके अधीन किसी व्यक्ति का अपहरण ना किया हो। अर्थात फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी व्यक्ति को मर्डर करने की नीयत से किसी का अपहरण कर लिया, या फिरौती के लिए किसी का अपहरण कर लिया, या किसी व्यक्ति के साथ अवैध रूप से संबंध बनाने की नीयत से उसका अपहरण कर लिया। अर्थात इसमें जो अपराधी है उसकी नीयत के किस नीयत से और किस उद्देश्य से उसने उस व्यक्ति का अपहरण किया है ये मायने रखता है। किडनैपिंग इज सब्सटेंटिव ऑफेंस। किडनैपिंग अपने आप में स्वतंत्र अपराध है। अर्थात जैसे ही किसी ने किसी बच्चे को या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को उसके जो वैध संरक्षक है उनकी संरक्षता से जैसे ही उस बच्चे को या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को वो ले गया है तो उसी समय ये जो अपराध घटित हो जाता है। एब्डक्शन इज ओनली एन ऑक्सिलरी एक्ट नॉट पनिशेबल बाय इटसेल्फ। परंतु ये जो अपहरण है ये एक स्वतंत्र अपराध नहीं है जब तक कि कोई व्यक्ति, जैसा कि धारा 138 या उससे आगे वाली धाराओं में बताया गया है, उनमें से किसी एक उद्देश्य को लेकर किसी व्यक्ति का अपहरण नहीं करता है। अर्थात उसमें बल या छल का प्रयोग नहीं करता है, दबाव का प्रयोग नहीं करता है, या धारा 138 से आगे वाली धाराओं में जो बातें बताई गई हैं कि भी वो उसको मर्डर करने की नीयत से अपहरण कर रहा है, या फिरौती की नीयत से, या उसके साथ जो है कोई अवैध संबंध बनाने की नीयत से उसका अपहरण कर रहा है, तब तक ये अपने आप में अपराध नहीं बनता है। तो ये किडनैपिंग और एब्डक्शन यानी कि व्यापहरण और अपहरण में अंतर था। अब नेक्स्ट सेक्शन है किडनैपिंग और मेमिंग ए चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग, सेक्शन 139 BNS। भीख मांगने के उद्देश्य से किसी बच्चे का व्यापहरण करना या उसे अपंग बनाना। धारा 139 सबसेक्शन 1, whoever kidnaps any child or not being the lawful guardian of such child obtains the custody of the child। तो उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई किसी बच्चे का व्यापहरण करेगा या उस बच्चे का जो है वैध संरक्षक ना होते हुए उस बच्चे की जो है कस्टडी प्राप्त करेगा। In order that such child may be employed or used for the purpose of begging shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी बच्चे का व्यापहरण करेगा या उसका वैध संरक्षक ना होते हुए भी उसकी कस्टडी प्राप्त करेगा, किस नीयत से, ताकि उस बच्चे को है भीख मांगने के लिए जो नियोजित किया जाए या भीख मांगने के कार्य में लगाया जा सके। तो ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सबसेक्शन 2, whoever maims any child in order that such child may be employed or used for the purpose of begging। तो उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी बच्चे को इसलिए अपंग बनाएगा ताकि उसे भीख मांगने के लिए जो है नियोजित किया जाए या भीख मांगने के कार्य में लगाया जा सके, shall be punishable with imprisonment which shall not be less than 20 years but which may extend to life, which shall means imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine। तो ऐसे व्यक्ति को कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकता है, जिसका अर्थ है कि बाकी का जो वो प्राकृतिक जीवन है अपना जेल में ही गुजारेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई छोटा बच्चा 1 साल का 2 साल का उसका व्यापहरण कर लेते हैं और उसकी फिर बाजू या टांग तोड़ देते हैं और फिर उसको जो है भीख मांगने के काम में लगा देते हैं ताकि लोग जो हैं उस पर दया दिखाएं और उसको भीख दे दें। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसेक्शन 2 में दंड का प्रावधान किया गया है।
Subsection 3, where any person not being the lawful guardian of a child employs or uses such child for the purposes of begging, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he kidnapped or otherwise obtained the custody of such child in order that such child might be employed or used for the purpose of begging. तो उपधारा 3 में क्या बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी बच्चे का वैध संरक्षक नहीं है और फिर उस व्यक्ति ने किसी बच्चे को जो है भीख मांगने के लिए नियोजित किया हुआ है या भीख मांगने के कार्य पर लगा रखा है, तो जब तक वो व्यक्ति इसके विपरीत जो है न्यायालय में प्रूव ना कर दे, न्यायालय यही अवधारणा करेगा कि उस व्यक्ति ने भीख मंगवाने के उद्देश्य से ही उस बच्चे का व्यापहरण किया था। अर्थात यहाँ जो अपराधी व्यक्ति है उसे ही न्यायालय में अपनी निर्दोषता साबित करनी पड़ेगी कि मैंने इस बच्चे को जो है भीख मंगवाने के उद्देश्य से इस बच्चे का व्यापहरण नहीं किया था। सबसेक्शन 4, इन दिस सेक्शन बेगिंग मीन्स, तो उपधारा 4 में क्या बताया गया है कि इस धारा के लिए भीख मांगना क्या होगा, soliciting or receiving alms in a public place, whether under the pretense of singing, dancing, fortune telling, performing tricks or selling articles or otherwise। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया गया है कि इस धारा के अंतर्गत भीख मांगने का अर्थ क्या होगा कि किसी सार्वजनिक स्थान पर भीख मांगना, चाहे वो गाना गाकर, चाहे वो डांस दिखाकर, चाहे किसी का भाग्य बताकर या किसी प्रकार का कोई ट्रिक दिखाकर या कोई आर्टिकल जो है उसकी बिक्री इत्यादि करके, इन सब को जो है भीख मांगना ही माना जाएगा। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कोई चीज़ें बेचने के लिए दे देते हैं और जो लोग होते हैं उन बच्चों की दशा देखकर जो उन चीज़ों को खरीद लेते हैं, या कोई व्यक्ति जो किसी प्रकार का ट्रिक दिखा रहा है और उसमें बच्चे का इस्तेमाल कर रहा है या बच्चे से डांस करवा रहा है या बच्चे से गाना जो है गवा रहा है और उस प्रकार से उससे भीख मंगवा रहा है, तो इन सब कार्यों को जो है इस धारा के अंतर्गत भीख मांगना माना जाएगा। एंटरिंग ऑन एनी प्राइवेट प्रीमाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और सेविंग आर्म्स। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जो है किसी के जो प्राइवेट संपत्ति है उसमें जाकर भी भीख मांगता है तो वो भी इस धारा के अंतर्गत आएगा। एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और extorting arm any sore, bound, injury, deformity or disease, whether of himself or of any person or of an animal। तो ये जो पॉइंट नंबर 3 है इसमें क्या बताया गया है कि भीख मांगने या जबरदस्ती भीख प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई स्वयं का या किसी अन्य व्यक्ति या जानवर के किसी घाव को, चोट को, विकृति या बीमारी को प्रदर्शित करता है या दिखाता है तो वह भी इस धारा के अंतर्गत भीख मांगना माना जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो किसी बच्चे का जो जख्म दिखाते हैं, बच्चे को कोई चोट पहुंची है या अपनी स्वयं की जो कोई चोट है और उसमें जख्म बने हुए उस जख्म को दिखाकर और जो फिर वो भीख प्राप्त करते हैं। यूजिंग सच चाइल्ड एज एन एग्जिबिट फॉर द पर्पज ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स, ऐसे बच्चे को भीख मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदर्शनी के रूप में उपयोग करना। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं होती हैं, उन्होंने छोटा सा बच्चा कोई ले रखा होता है और उस बच्चे को दिखाकर लोगों से भीख मांगती रहती हैं कि छोटा बच्चा है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो इस तरह से भी कोई करेगा तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम एटसेट्रा, सेक्शन 140 BNS। धारा 140 क्या है, हत्या या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण करना। सबसेक्शन 1, whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered। तो उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए उसका व्यापहरण करेगा या अपहरण करेगा, may be so disposed of as to be put in danger of being murdered, या उसे इस प्रकार से डिस्पोज किया जाए यानी हटाया जाए जिससे उसकी हत्या का खतरा पैदा हो जाए। shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास या कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
Subsection 2. Whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction and threatens to cause death or hurt to such person. तो उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति का व्यापहरण करता है या अपहरण करता है या ऐसे अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को अपनी हिरासत में रखता है और उसे जान से मारने या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, by his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to the death or hurt, या अपने आचरण से ये उचित आशंका उत्पन्न करता है कि उस व्यक्ति को वो जान से मार दिया जाएगा या चोट पहुंचाई जाएगी, causes hurt or death to such person in order to compel the government or any foreign state or international intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom, या उस व्यक्ति को चोट पहुंचाता है या उसकी मृत्यु कर देता है किस नियत से, ताकि किसी सरकार को या किसी विदेशी राज्य को या कोई और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को ना करने के लिए राजी किया जा सके या फिरौती इत्यादि देने के लिए राजी किया जा सके, इस नियत से उसे चोट पहुंचाता है या मृत्यु उसकी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने किसी व्यक्ति को कोई किडनैप कर दिया और बाद में सरकार के पास या किसी विदेशी राज्य के पास ये डिमांड रख दी कि आप हमारे लोगों को छोड़ दो या हमारे लोगों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही मत करो, वरना हमने इस व्यक्ति को जिसको हमने किडनैप किया है, एबडक्ट किया है, इस व्यक्ति की हम मृत्यु कर देंगे, इसे चोट पहुंचाएंगे, या फिर वो फिरौती की मांग करें कि इतने पैसे दो और इस व्यक्ति को ले जाओ, इस तरह से कोई कार्य करता है, shall be punishable with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। Subsection 3. Whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined. तो उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और अवैध रूप से कैद करने के नियत से उसका व्यापहरण या अपहरण करेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine. तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अर्थात उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति का व्यापहरण किया या अपहरण किया और उसके बाद उसे गुप्त रूप से जो है कहीं कैद करके रख लिया है, जिससे उसके बारे में भी किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी ना हो पाए। Subsection 4. Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected or may be disposed of as to be put in danger of being subjected to grievous hurt or slavery or to unnatural lust of any person or knowing it to be likely that such person will be subjected or disposed of, तो उपधारा 4 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करेगा ताकि उस व्यक्ति को कोई गंभीर चोट पहुंचाई जाए या उसे गुलाम बनाया जाए या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अप्राकृतिक काम वासना के लिए उसका जो है इस्तेमाल किया जाए या उसे इस प्रकार से डिस्पोज किया जाए जिससे वह खतरे में पड़ जाए, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine. तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी की जो इस चैप्टर की सेक्शंस बनती हैं उन्हें हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।